प्रोफेसर साहब, ये अर्थव्यवस्था का तेल भी निकाल रही हैं रेवड़ियां, प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित सब हैं, पर ये थमने के बजाय और गति से आगे बढ़ रहा है। ये क्या खेल है, थोड़ा समझाइए ना। रोकना भी सब चाह रहे हैं और बांट भी सब रहे हैं, कमाल हो रहा है देश में। देखिए, ये खेल शुरू हुआ 2013-14 के बाद। क्या हुआ कि उस समय के फाइनेंस कमीशन ने एकदम से 32 से 42% कर दिया राज्यों का शेयर, और राज्यों में जिस प्रकार का डिसिप्लिन चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उनके पास धन आया, उन्होंने सोचा कि इस धन का उपयोग जो है वो वोट बटोरने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने इसको बढ़ाना शुरू किया। मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय जो हमारा सेंटर और स्टेट्स का कंबाइंड डेट था वो 67%, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 89% तक पहुंच गया। ये बात है लगभग 21-22 की, बिल्कुल है, और उसके बाद और बढ़ गया है। तो अब ये जो इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ज़्यादा किया, और जो कुछ आपको राज्यों का डेट जीडीपी रेशियो दिखाई देता है वो भी सच नहीं है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे गारंटीज दे रखी हैं, अगर उनको भी जोड़ दिया जाए। मैं बात आपको बता रहा हूँ कि 21-22 की, जबकि बिहार पर जो राजस्थान पर जो था वो 54.94%, और पंजाब आवाज पर बढ़ाइए पीसीआर मेरी कान में। जी बोलिए प्लीज। तो इतना अधिक जो पंजाब पर कर्ज दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गारंटीज भी बहुत सारी दे रखी है। अच्छा, सारी समस्या प्रोफेसर साहब 2013 के बाद राज्यों को थोड़ा पैसा ज्यादा मिला और उन्होंने अपने सारे खजाने के दरवाजे खोल दिए। ये केंद्र सरकार पर 58 लाख करोड़ का कर्ज था, ये 225 लाख पर जो पहुंच गया, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज आज भी बांट रहे हैं, सब गरीबी रेखा से नीचे हैं। 81 करोड़ 35 लाख। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कई बार आपको सुना है, लेकिन जो 13-14 में जो कुल कर्ज था केंद्र पर वो 52% था, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता हुआ 18-19 तक आते आते 50% तक और उससे नीचे आया। लेकिन 18-19 के बाद 19-20 में ये थोड़ा बढ़ा, 52% आया। उसके बाद जो 75% से भी ऊपर गया ना, सीधा बोलिए ना प्रोफेसर साहब, आंकड़े मुझे पता है सारे। 61% तक पहुंचा, और उसके बाद से लगातार ये कम हो रहा है। अच्छा। अभी ये 56% के आसपास। अच्छा, 225 लाख करोड़, मतलब 81 करोड़ 35 लाख लोग में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आधार मानकर कि भाई बिजली जिसको जरूरत है उसको मिलनी चाहिए, जिसको नहीं है जरूरत उसको भी फ्री में क्यों दे रहे हो? तो 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज की दरकार है, इस पर और 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए चाहिए, वरना वो मजदूर बन चुका। देखिए, ये सारी बातें, हर एक प्रकार का कंपटीशन शुरू हो गया है। तो, हर राज्य तो मतलब उसमें आप अपनी सरकार पर इतनी नजरें क्यों इनायत कर रहे हैं, उन पर सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं सर? ये तो सबकी बीमारी है, या तो सब राजनीतिक दलों की। राज्यों के बीच में कंपटीशन है, केंद्र और राज्यों के बीच में भी कंपटीशन। अब बात बोली ना आपने। हाँ, और ये जो कंपटीशन है ये हमारे देश के लिए गड़बड़ कर रहा है। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में मिल करके बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा। एक दूसरे पर हम छोड़ दे नहीं, एक दूसरे पर ये टोपी ट्रांसफर का खेल तो चल ही रहा है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 21 जनवरी 2018 को इस रेवड़ी कल्चर का ये खतरनाक ट्रेंड पर चिंता जाहिर की थी कि आम आदमी ईमानदारी की उम्मीद करता है, वही पाने की उम्मीद करता है जिसका वो हकदार है, वो रियायतें और फ्रीबीज नहीं मांगता। और 2019 में किसानों को फ्रीबीज देने लगे। और 1 मिनट सुनिए ना, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री बोले मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की ये संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। 10,000 महिलाओं को बांट दिया आपने बिहार में, खुलकर बांटे कि नहीं?
और 203 सीट ले गए 243 में से। मैंने कहा कि ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में और राज्यों के और पार्टियों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर हमें एक राष्ट्र के नहीं, कंपटीशन ही नहीं, एक आम सहमति भी है, मौन स्वीकृति है कि खाती के दांत खाने के और दिखाने के और, बोलेंगे रेवड़ी बर्बाद कर देगी। चुनाव से ठीक पहले ही नहीं, चुनाव के दौरान भी खातों में डालेंगे पैसे, खटाखट खटाखट। उसमें नहीं दिखेगा सुप्रीम कोर्ट को, तमिलनाडु में दिख जाएगा। अब मैं गंभीर सवाल पर आ रहा हूं। मुझे एक बात लगती है कि संदीप भाई कि इस प्रकार की जब हम डिबेट्स टीवी पर करते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा असर जाता है। आपको बधाई देता हूं इस काम के लिए। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात में भी एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि इससे पैसा यदि बचेगा तो हम क्या करेंगे। इससे पैसा बचेगा तो हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, ज्यादा स्कूल पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपनी डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। और ये जो जिम्मेवारी है, जो डिसिप्लिन है, और मैं यहाँ पर एक बात, आप फिर कहेंगे कि अपनी सरकार को नंबर दे रहा हूँ। मेरी सरकार कोई नहीं है, मैं तो देश की सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस बार के बजट में पहले हमेशा ऐसा होता था कि जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंजम्पशन में जाता था। इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है, आपने भी पढ़ा होगा कि 4.4% हम डेवलपमेंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 4.3% है। इस प्रकार का फिस्कल डेफिसिट पूरे देश में चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही जिससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये पैसा रोजगार सृजित करने में जाना चाहिए। रोजगार सृजन को लेकर बजट में क्या क्या बातें बताई गई, या वो जो गलगोटिया और गलघोटिया यूनिवर्सिटी का तमाशा हमने देखा, रोजगार के मैदान में भी कुछ ऐसा ही तमाशा चल रहा है। नए रोजगार कितने सृजित हो रहे हैं, कितना पैसा रोजगार के लिए अलग से किया जा रहा है। एक वो इंटर्नशिप योजना शुरू हो रही थी, 1 करोड़ की इंटर्नशिप होनी थी, 20 लाख हर साल। 1 साल में कितनी इंटर्नशिप हुई? प्रोफेसर साहब, आपको तो मुझसे बेहतर आंकड़े पता है, या आंकड़ा बताऊं मैं? मुझे लगता है कि ये जो इंटर्नशिप योजना है, इसमें सभी लोगों का एक सहयोग चाहिए, और केवल 500 कंपनियों के लिए नहीं। मुझे लगता है कि देश की हर कंपनी के लिए, देश के हर छोटे उद्योग के लिए इस प्रकार की योजना को आगे बढ़ाना, ये हम सब नहीं, बस हेडलाइन ग्रैबिंग का काम हो गया है क्या? हेडलाइन बड़ी अच्छी लगती है, 1 लाख करोड़ लोगों को रोजगार का हो गया इंतजाम, हो गया इंतजाम। नहीं, आवश्यक है कि इसमें सब पूरा समाज, इसमें हम सब लोग मिल करके इस प्रकार की योजनाओं को सफल बनाएं, ये जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।